तो इफ्तारी में बहुत ही हमें एहतियात करना है। इफ्तारी में हम डेट्स के साथ, खजूर के साथ खोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि वो खजूर थोड़ा बहुत च्यू करके हम खाएं, क्योंकि भूख लगी होती है, हम ज़्यादा च्यू नहीं करते हैं, जल्दी खजूर खाते हैं। उसके बाद जो भी आगे फ्रूट पड़ा होगा या कुछ फ्राइड फूड रखा होता है, कभी प्रोसेस्ड फूड भी रखते हैं, तो वो ऐसा इमीडिएटली ना करें। पहले हम थोड़ा डेट को च्यू करें और थोड़ा पानी पिएँ। पानी पीने के बाद हम अपना बेजल सीड का लेते हैं, जिसको हम बबरीबुल त्रेश कहते हैं। तो बबरीबुल त्रेश आप पी सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर क्वांटिटी कम रखें। लेकिन कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए या फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए। पहला वो जो हार्ट के पेशेंट हो और बहुत मुद्दत से हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हो, और किडनी के पेशेंट्स, क्योंकि वाटर इम्बैलेंस हार्ट और किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही एक नेगेटिव इफेक्ट रखता है। रमज़ान में अगर आप मुझे बोलोगे कि क्या है, मैं बोलूँगा हाइड्रेशन। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीके टीवी और मैं हूं आपका होस्ट साकिब मलिक। जीके टीवी के इस खास पॉडकास्ट जिसे हम कहते हैं डॉक्टर्स माइक, इसमें आपका खैर मकदम है। हमारे पिछले जो 4 एपिसोड्स रहे डॉक्टर्स माइक में, जो हमारे साथ हर हफ्ते मौजूद होते हैं, डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब, नोटेड सीनियर जेरियाट्रिक कंसल्टेंट, उन्होंने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की। लेकिन आज बेस्ड ऑन पब्लिक फीडबैक आज हम बात करेंगे रमज़ान का जो महीना है और इस महीने में मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ साथ किस तरह की परहेज़ करनी चाहिए खाने पीने में, एक्सरसाइज वगैरह भी जो क्या मुनासिब है नहीं है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। शुरू करूंगा मैं पहले सवाल से डॉक्टर साहब कि जो रमज़ान है इसकी क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किस तरह से जो सेहतमंद लोग हैं उन्हें और सेहतमंद बनाता है, या जो किसी मर्ज से जो है जूझ रहे हैं उनको बेहतर बनाता है रमज़ान और फास्टिंग। साकिब साहब, पहले तो मैं रमज़ान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ आपको, आपकी पूरी टीम को और हमारे सारे देखने वाले और सुनने वालों को। शुक्रिया। तो जैसा आपने कहा कि फीडबैक आया था कि आज का पॉडकास्ट हम रमज़ान के मुतल्लिक बात करें, तो रमज़ान एक ऐसा महीना है जहाँ पे जो हमारा रिसर्च है वो फास्टिंग पे बेस्ड है। तो रमज़ान होता है हमारा रोज़ा रखना। तो रमज़ान के कुछ अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं। पहले शायद इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं होता था, लेकिन इमर्जिंग रिसर्च काफ़ी ज़्यादा इस पे हुआ है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। जो सबसे पहला बेनिफिट जो मैं आपको कहूँगा, हम इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं बायोलॉजिकल डिटॉक्स। मतलब जैसे जो मेटाबॉलिक डिटॉक्स, जो भी लिवर एक, हमें पता है कि एक मशीन है, वहाँ पे सब मेटाबोलाइज हो जाता है, हमारी दवाइयाँ, हम क्या खाते हैं वहाँ पे साफ़ होता है, किडनी से एक्सक्रीट होता है। तो रमज़ान में क्या होता है कि जो भी जमा हुआ होता है, जो भी बॉडी में ऐसे कुछ अनासुर या ऐसे कुछ टॉक्सिन्स, नॉट टॉक्सिन्स लेकिन जो बॉडी के लिए सही नहीं है, वो जमा होते हैं, जो जमा हुए होते हैं हमारे फास्टिंग की वजह से वो बॉडी से निकल जाते हैं। एक तो हो गया वो जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डिटॉक्स, और जो दूसरा है एक रिसर्च हुई है उसको कहते हैं ऑटोफेजिया। और ऑटोफेजिया को एक जापान के एक साइंटिस्ट ने ये थ्योरी हमें दी और उसको 2016 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला। उसका ये मतलब है कि जब भी कोई इंसान फास्टिंग रखता है तो फास्टिंग के बाद कुछ घंटों के बाद कुछ प्रोसेसेस शुरू होती हैं जहाँ पे जो भी हमारी सेल्स हैं, जो भी डैमेज सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, या जो भी सेल्स किसी भी तरीके से ख़राब हुई होती हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाती हैं। उनको खुद ब खुद अंदर से एक मैकेनिज्म चालू होता है जिससे वो ठीक हो जाती हैं। और जो तीसरा इफ़ेक्ट इनका है वो होता है हमारे गट पे, यानी इंटेस्टाइन्स में, हमारी अंतड़ियों पे। क्योंकि इंटेस्टाइन्स में क्या होता है कि काफ़ी सारे बैक्टीरिया होते हैं, फ्लोरा होता है, जिसको एक नेचुरल फ्लोरा हम कहते हैं। तो वो हमारे खाने पीने की वजह से, टाइम पे न खाने की वजह से, और स्पेशली नाउ अडेज़ क्योंकि सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, खाना पीना वैसा सही हेल्दी नहीं मिलता है, वो जो सारा गट फ्लोरा है वो दरहम बरहम हो जाता है। और जब हम फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग की वजह से, रोज़ा रखने की वजह से, वो जो फ्लोरा है वो रिपेयर होने लगता है और ठीक होने लगता है। और जो बहुत ही दूसरा एक रिसर्च ने बताया कि इस कॉग्निशन और मेंटल एबिलिटी पे भी काफ़ी सारा अच्छा पॉजिटिव असर पड़ता है फास्टिंग की वजह से। एक रिसर्च हुई कि जहाँ पे ये देखा गया कि हंगर इंसान के ब्रेन को ज़्यादा शार्प बनाता है उस टाइम पे। हंगर और स्टार्विंग में अलग अलग चीज़ें हैं। हंगर हो गया जब आप थोड़ा बहुत फास्टिंग करेंगे, अब थोड़ा बहुत भूख लगेगी। स्टारवेशन कुछ और है। तो हंगर बिकॉज ऑफ फास्टिंग,
तो हंगर की वजह से ब्रेन आपका शार्प होता है, स्ट्रेस कम हो जाता है और एंजाइटी डिसऑर्डर कम हो जाते हैं। तो ये कुछ 4 इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हैं जो इस रोज़े में हमें आते हैं। तो स्पेशली मेटाबॉलिक और हमारा ब्रेन का, हमारा गट इंटेस्टाइन्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेनिफिट मिलता है। डॉक्टर साहब, जब भी हम किसी प्रोग्राम में हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो जो हमारे देखने वाले हैं उनमें अक्सर जो डायबिटिक्स होते हैं या जो हाइपरटेंसिव पॉपुलेशन होती है, उनका ये कहना होता है कि हमारे बारे में आप खसूसन कुछ मतलब सजेशंस दें, डूज एंड डोंट्स दें। तो जहाँ तक फास्टिंग रोज़ा रखने का ताल्लुक है, जो ये पॉपुलेशन है हमारी, ख़ासकर डायबिटीज़ से जो जूझ रहे हैं लोग या ब्लड प्रेशर में मुब्तला जो लोग हैं, उनको क्या मतलब स्टेप्स लेने चाहिए? साकिब साहब, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे हमने कहा कि इसका रोज़ा रखने का, फास्टिंग रखने का काफ़ी सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ ऐसी एक पॉपुलेशन है जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए या फास्टिंग नहीं रखनी चाहिए। पहला, वो जो हार्ट के पेशेंट हो और बहुत मुद्दत से हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हो, और किडनी के पेशेंट्स, क्योंकि वाटर इम्बैलेंस हार्ट और किडनी पेशेंट के लिए बहुत ही एक नेगेटिव इफेक्ट रखता है। तो वैसे पेशेंट्स जो एडवांस्ड किडनी फेलियर में हो या एडवांस किसी हार्ट की बीमारी में हो, उनका रोज़ा रखना एनकरेज नहीं किया जाता है। और वो लोग जो दिन में 4 बार इंसुलिन कर रहे हो और हाई डोजेज इंसुलिन लेते हो, या जिनका शुगर काफ़ी इरेटिक रहता होगा अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट के बावजूद भी, उनके लिए भी एक साइंस का कहता है कि बेहतर है रोज़ा या फास्टिंग ना रखें। और एक कैटेगरी है जो जिनके लिए फास्टिंग सही नहीं है, वो ऐसे जहनी मरीज़ हैं जिनको पूरी दिन भर कभी कभी दवाइयाँ खानी पड़ती है, दिन में 2 दवाइयाँ लंच के बाद, और वो उससे थोड़ा बहुत स्टेबल हुए होते हैं। और जब आप उनको दवाई से विड्रॉ करते हो दिन में, क्योंकि एक आदत हो गई होती है वो दवाई खाने की, तो जब आप विड्रॉ करते हो तो शायद उनके जो साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है वो वापस आ सकते हैं। तो ऐसे मरीज़ भी हैं जो रोज़ा ना रखें। और हमारी जो वुमन फोक है, स्पेशली प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स, तो साइंस के हिसाब से क्योंकि उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स एज़ कम्पेयर टू बाकी जो वुमन फोक है उससे ज़्यादा होता है, तो उनमें भी हम एनकरेज ये करते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। और अगर आप कोई डायबिटिक है, कंट्रोल में है, ज़्यादा इरेटिक शुगर रहता नहीं है, सुबह शाम दवाई लेनी पड़ती है, या इंसुलिन भी अगर कर रहे हैं तो सुबह शाम इंसुलिन कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो वो रोज़ा रख सकते हैं। कोई हाइपरटेंसिव है जो दवाई खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो रोज़ा रख सकते हैं। ऐसे ही किसी थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो रोज़ा रख सकते हैं। अब किसी को प्रोस्टेट का मसला है, किसी को समझ लीजिए आप स्किन का कोई मसला है, तो ऐसा सच कोई रोज़ा ना रखने का कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। लेकिन मैं आपके तवज्जुल से ये कहना चाहूँगा कि जो भी आपको डॉक्टर साहब ट्रीट करते हैं, अगर आप किसी चीज़ की क्रॉनिक डिजीज़ की दवाई खाते हैं, तो एक बार अपने, चाहे आप डायबिटिक हो और सब कुछ कंट्रोल में भी हो, हाइपरटेंसिव हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है, फिर भी एक बार अपने डॉक्टर साहब से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि डोज एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि पहले अगर आप सुबह शाम दवाई खा रहे थे, समझ लीजिए 100 मिलीग्राम सुबह खाते थे और 100 मिलीग्राम शाम को खाते थे, आज शायद डॉक्टर साहब आपको ये बोलेंगे कि सुबह 50 खाओ और शाम को 100 खाओ, या सुबह 50 खाओ शाम को 50 खाओ, तो वो डॉक्टर साहब भी समझा पाएंगे। तो डोजेज एडजस्टमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अब हम खा रहे तो अब सहरी और इफ्तारी में हमने वो कन्वर्ट कर दिया, ऐसा ही हम भी करते हैं, लेकिन थोड़ा डोजेज एडजस्टमेंट करके, थोड़ा देख के कि कब खुदा न खास्ता दिन में रोज़े की वजह से कोई इशू ना हो जाए। डॉक्टर साहब, ये रही बात डूज एंड डोंट्स की। अब जो खाने का जो सिलसिला है, क्या खाया जाए क्या नहीं खाया जाए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग एक बार इफ्तारी का वक्त हो जाए तो फिर पूरा रात तक, सोने के वक्त तक कंटिन्यूसली खाते हैं। अलग अलग दस्तरखान पे अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, डीप फ्राइड फूड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट होता है। इवन सहरी में भी बहुत लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या लाइट फूड खाया जाए या मॉडरेशन में खाया जाए। तो अगर आप हमारे देखने वालों को थोड़ा इसमें गाइड करें कि क्या डूज एंड डोंट्स रहे जब जो सहरी और इफ्तार में खाने का जो सिलसिला है। देखिए, जो आपने अभी कहा तो हम अपने कश्मीरी स्टाइल में भी बताएंगे, क्योंकि हमारा जो फूड हैबिट्स यहाँ पे है, हम उन्हें ही मॉडिफाई करके हमें वही खाना है।
तो सहरी की बात अगर करेंगे तो सहरी में हमें एक थोड़ा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाना पड़ेगा, तो उसमें हमारा राइस आएगा। किताबें लिखती हैं ब्राउन राइस खाएं, लेकिन यहाँ पे अगर ब्राउन राइस का हमारा ट्रेडिशन है नहीं, हम राइस खाएंगे, लेकिन थोड़ा राइस जितना हम खाते हैं उससे थोड़ा कम करेंगे, और राइस को हम रिप्लेस करेंगे जो हम वेजिटेबल्स या जो भी घर में सालन पका होगा वो सालन थोड़ा बढ़ाएं, वेजिटेबल्स बढ़ाएं, सुबह राइस खाएं। और सुबह यूजुअली हमारा ट्रेडिशन है चाय और रोटी और चाय भी ले लें, लेकिन जो 2-3 चीज़ें हैं जो कुछ लोग करते हैं जो अवॉइड करना चाहिए उनको, एक है कॉफ़ी पीना सुबह, क्योंकि कॉफ़ी की वजह से दिन में प्यास बढ़ सकती है। और सुबह जो पिकल्स अगर आप लेते हैं तो वो देखिए कि उनमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, क्योंकि जो पिकल्स होते हैं जब उसमें सॉल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो दिन में प्यास लगने का उससे अंदेशा रहता है। और सुबह ज़्यादा सॉल्टी फूड्स ना खाएं, जितना भी कोशिश करें सुबह लो सॉल्ट डाइट खाएं। उसमें कार्बोहाइड्रेट चावल आप खा सकते हैं, सब्जी हो, चावल थोड़ा कम कर लीजिए, सब्जियां ज़्यादा खाएंगे। और जो जैसे मैंने कहा स्पेशली सॉल्टी फूड्स, सवेरे सवेरे बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड्स वो अवॉइड करनी है। और फिर इंशाल्लाह जब आपका इफ्तारी होती है तो इफ्तारी में बहुत ही हमें एहतियात करना है। इफ्तारी में हम डेट्स के साथ, खजूर के साथ खोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कोशिश करना चाहिए कि वो खजूर थोड़ा बहुत च्यू करके हम खाएं, क्योंकि भूख लगी होती है, हम ज़्यादा च्यू नहीं करते हैं, जल्दी खजूर खाते हैं। उसके बाद जो भी आगे फ्रूट पड़ा होगा या कुछ फ्राइड फूड रखा होता है, कभी प्रोसेस्ड फूड भी रखते हैं, तो वो ऐसा इमीडिएटली ना करें। पहले हम थोड़ा डेट को च्यू करें और थोड़ा पानी पिएं। पानी पीने के बाद हम अपना बेजल सीड का लेते हैं, जिसको हम बबरीबुल त्रेश कहते हैं, तो बबरीबुल त्रेश आप पी सकते हैं, लेकिन उसमें शुगर क्वांटिटी कम रखें। और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट्स जो मार्केट में मिलते हैं, कोशिश करेंगे हम वो ना, सिंपल आपका दूध हो, सिंपल आपका बेजल सीड हो, और आप उसमें पानी मिलाते हैं, और थोड़ा सा टेस्ट के लिए आप उसमें शुगर भी मिला सकते हैं अगर आप डायबिटिक नहीं हैं। लेकिन अगर आप डायबिटिक है तो बेहतर है शुगर उसमें ना मिलाए, तो बेजल सीड आप ले सकते हैं, लेकिन खजूर थोड़ा च्यू करके, क्योंकि जब तक आपकी जो बॉडी का मैकेनिज्म है वो ये अंडरस्टैंड कर ले कि भाई कुछ अब खाने वाले हैं, कुछ लोग आने वाले, तो अंदर से जो मशीनरी है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो उस स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू गिव सम टाइम, यू हैव टू च्यू दैट डेट प्रॉपरली। थोड़ा सा पानी पिया, उसके बाद बेजल सीड लिया। और क्या करें कि जो आपकी इफ्तारी है वो थोड़ा जो डाइट आप लेते हैं वो थोड़ा डिवाइड करें। अभी पहले इफ्तार किया आपने, अगर आपने खजूर खाया, थोड़ा सा फ्रूट खाया, पानी पिया, या आपने अपना होममेड जूस प्रेफर्ड है, क्योंकि बाज़ार का जूस वो पैक्ड होता है प्रिजर्वेटिव्स के साथ, वो प्रेफर्ड नहीं है, तो होममेड जूस है, फ्रूट आपने लिया, तो उसके बाद नमाज के लिए गए। नमाज के बाद अगर आप आए तो और एक सर्विंग आपने ले ली, वो सर्विंग वो प्रेफर हम करेंगे वो सूप बेस्ड हो, फ्लूइड बेस्ड हो, और उसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। चिकन का पीस खा सकते हैं, मटन का पीस खा सकते हैं। हमारा ट्रेडिशन चावल है तो चावल थोड़ा सा ले लें, लेकिन कोशिश करें ज़्यादा प्रोटीन लेने की, ज़्यादा फ्लूइड्स लेने की। और उसके बाद आपकी तरावी आ गई। तरावी के बाद हम यहाँ पे यूजुअली नमाज, बहुत अच्छी बात है, तो इसको डिवाइड करें एट अ टाइम। उस इफ्तारी के वक्त ही बहुत सारी ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें, जो यूजुअली हम करते हैं, क्योंकि भूख लगी होती है, वो ओवर ईटिंग से हमें परहेज़ करना चाहिए। इफ्तारी के बाद आप फिरनी भी खा सकते हैं, इसका तरावी के बाद आप चाय पी लीजिए अपना, लेकिन इफ्तारी से सहरी तक कोशिश करें पानी बहुत पीने की, क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है रोज़े से, वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि रोज़े का कोई हेल्थ पे जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि हम पानी कम पीते हैं। सुबह 1 गिलास पिया, शाम को 1 गिलास पिया, क्योंकि उस डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। उस डिहाइड्रेशन की वजह से सारा अंदर से कंसनट्रेटेड एटमॉस्फेयर होता है, तो किडनी पे काफ़ी उससे स्ट्रेस पड़ता है, और उससे आपको प्यास भी लगेगी, और आपके ऑर्गन्स भी थोड़ा सा वीक होने लगेंगे, और यूल फील फटीग, आप लेजी से बन जाओगे। तो वाटर इनटेक, फ्लूइड, हाइड्रेशन इज़ द की। रमज़ान में अगर आप मुझे बोलोगे कि की क्या है, मैं बोलूँगा हाइड्रेशन। इफ्तार से सहरी तक अच्छा खासा पानी पिएं आप, तो ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आज हम माह रमज़ान के बारे में बात कर रहे हैं, डूज एंड डोंट के बारे में बात कर रहे हैं। अपने देखने वालों को बता दूं कि आज वर्ल्ड ओबेसिटी डे भी मनाया जा रहा है दुनिया भर में, जो 4 तारीख को हर साल मनाया जाता है। वर्ल्ड ओबेसिटी, जो मोटापे को लेकर जो अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह सेडेंट्री लाइफस्टाइल ख़त्म किया जाए, जिससे ओबेसिटी में भी फ़र्क आया, जो वेट, जिनका एक्सेस वेट है। तो एक जो माह रमज़ान है, एक बहुत सुनहरा मौका है, किस तरह से ओबेसिटी को कम किया जाए, वज़न को कम किया जाए,
उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जो रमज़ान का महीना है, एक तो अपना इसका स्पिरिचुअल हमारा इंस्टिंक्ट है और स्पिरिचुअली सब चार्ज रहते हैं, लेकिन जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि काफ़ी सारी बीमारियां इससे कंट्रोल में आ जाती हैं। ये भी देखा गया है कि डायबिटीज़, इंटरमिटेंट फास्टिंग की वजह से डायबिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ कम हो जाता है। सिमिलरली ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। और ओबेसिटी के लिए तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि आज का दिन वर्ल्ड ओबेसिटी डे है ही। तो ओबेसिटी के लिए हम मुख्तसर क्या कहेंगे कि ओबेसिटी जो होती है, आजकल की जो ओबेसिटी है, दैट्स बिकॉज ऑफ सीडेंट्री लाइफस्टाइल। जैसा आपने पहले ही कहा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल क्या हुआ, हमारे ज़्यादातर जॉब्स आजकल कंप्यूटर्स पे होते हैं, ऑफिस में बैठ के होते हैं। अगर हम कहीं जाते हैं तो अपनी अपनी गाड़ियाँ सबको होती है, और बचपन से लेके आज हमारे बच्चों के हाथ में मोबाइल है, जिसके मुतालिक हमने पहले भी बात की। तो वो भी ज़्यादातर घर पे ही बैठते रहते हैं, एक्टिविटी कम होती है, फिजिकल एक्सर्शन कम होता है। और डाइट तो बिल्कुल बदल ही गया। पहले हेल्दी डाइट होता था, होममेड होता था। इतना वी हैव रिप्लेस्ड इट विद बाज़ार का डाइट, फास्ट फूड, जंक फूड। तो ओबेसिटी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज़ डाइट। लो कैलोरी डाइट इज़ द की फॉर ओबेसिटी। तो उसमें भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और प्रोटीन्स वो खाएं, कार्ब्स बहुत कम खाएं, और एक्सरसाइज डेली करें। एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज की बात की आपने, तो एक्सरसाइज और वॉक का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर आप फास्टिंग में हैं, रोज़ा रखे हुए हैं, तो क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए या उसकी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी कम करनी चाहिए? देखिए, एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, लेकिन अगर आप पहले हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते थे, अब आप मॉडरेट इंटेंसिटी कीजिए। अगर आप मॉडरेट करते थे तो लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज कीजिए। और ये देखा गया है कि इमीडिएटली सहरी के बाद थोड़ा बहुत वॉक करें तो वो बहुत प्रेफर्ड है, अच्छा रहता है, क्योंकि धूप भी नहीं होती और अभी आप चार्ज रिसेंटली आपने खाया होता है, तो आपको ज़्यादा थकावट भी महसूस नहीं होती है। और सहरी के बाद की थोड़ा सा वॉक, थोड़ा सा एक्सरसाइज, वो मॉडरेशन में या थोड़ा सा जितना आप करते हैं उससे कम कर सकते हैं। और जो इसमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, अगर जो घरों में काम, जिम पे है, ट्रेडमिल पे करते हैं, या स्टैटिक साइकिल है उनके पास, तो वो भी या तो वो सहरी के बाद ही थोड़ा 10-15 मिनट कर लें, या फिर शाम को तरावी के बाद या तरावी से पहले 10-15 मिनट अपनी एक्सरसाइज कर लें। क्योंकि दिन में क्या होगा कि अगर आप दिन में एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी एनर्जी बर्न होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि यू विल फील लेजी, या आपको ऐसा लगेगा कि यू फटीग जैसा लगेगा। और उस फटीग की वजह से फिर जो आने वाले दिनों में होता है, वो जो रोज़ा रखने का जो स्पिरिट होता है, वो उसमें थोड़ा इंसान को कमी हो जाती है कि भाई मुझे देखो ऐसे मसले हो गए, मुझे वीकनेस हो गई। तो वो बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये थे डॉक्टर ज़ुबैर सलीम साहब, जिन्होंने रोज़ा रखने के, रोज़दरी के हर पहलू पे जो है रोशनी डाली। उनका यही कहना था कि किस तरह से एक वेल बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ हमें स्पिरिचुअल और एक फिजिकल मेंटल वेल बीइंग की तरफ ले जाता है रोज़ा। शुक्रिया देखने के लिए, देखते रहिए GK TV।